गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शालिक अमीन एक बार फिर से आपका शालिक सर के एसएस की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके की सोसाइटी थी। आज थोड़ा सा उसको दोहराते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे मिडिल क्लास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस की हाई क्लास सोसाइटी, जिसमें कि क्लर्जी और नोबिलिटी आते हैं, वो रिच और एजुकेटेड क्लास थी। साथों साथ सत्ता और रूल भी उन्हीं के हाथ में था। यानी कि समाज का ये वो तबका, ये वही हिस्सा था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, चाहे बात पैसे की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो, चाहे बात पावर की, सत्ता की हो। इसके ऊपर जो लो क्लास था वो गरीब था, उसके पास ना सत्ता थी और उसके पास ना एजुकेशन थी। 18वीं सदी में पुअर क्लास से कुछ बिजनेसमैन, कुछ लोगों ने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब उनके पास काफी पैसा था। पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू किया। उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया और पुअर क्लास से ब्रेक होके एक नई क्लास जनरेट हुई, जो लो क्लास की तरह ना पुअर थी ना इलिटरेट थी। वो क्लास कहलाई मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की खासियत ये थी कि मिडिल क्लास पुअर क्लास से ब्रेक होकर के बनी थी, और इसमें जो लोग आए थे वो एजुकेटेड भी थे और उनके पास पैसा भी था। यानी कि अब फ्रांस में 18वीं सदी के आसपास 3 क्लासेस हो गई थी सोसाइटी के अंदर। हाई क्लास, जिसमें चर्च और किंग थे। लो क्लास, जिसमें आज भी इलिटरेट और गरीब लोग थे। और एक हुई मिडिल क्लास, जो लो क्लास से बनी थी, जिसके अंदर के जो लोग थे वो एजुकेटेड भी थे, वो रिच भी आप कह सकते हैं कि कुछ पैसा भी उनके पास था। यही वो क्लास थी जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ एजुकेशन आने से और पैसा होने से इसको ये लीड कर पाए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये दोनों ही क्लासेस हाई क्लास के अगेंस्ट थी। लो क्लास हाई क्लास की इसलिए अगेंस्ट थी क्योंकि उसके पास ना कोई पावर थी, ना कोई एजुकेशन थी। वो सोसाइटी का एक दबा कुचला तबका था। और मिडिल क्लास चूंकि लिटिल बिट एजुकेटेड थी, पैसे वाली भी थी, वो हाई क्लास की इसलिए खिलाफ थी क्योंकि जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ हाई क्लास को मिले थे, मिडिल क्लास नहीं चाहता था कि वो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार हाई क्लास को दिए जाए। अब सवाल ये उठेगा कि मिडिल क्लास के जहन में, उनके मन में ये बात कहां से आई कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार हाई क्लास को नहीं मिलने चाहिए। दोस्तों, ये समझने के लिए हमें फिलोसफर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, फ्रेंच फिलोसफर्स। यहां हम 3 फिलोसफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हैं लॉक, फिर रूसो और फिर मॉन्टेस्क्यू। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सीबीएसई में कई बार आया, आप खास तौर से इसे प्रीवियर कर लें। जॉन लॉक ने किताब लिखी। ये फ्रेंच फिलोसफर थे जिनकी किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का अपोज किया। आइए समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन क्या है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में जॉन लॉक लिखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, जो समाज में यह कहा जाता है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, यह गलत है। उनका कहना था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि राजा भी इंसान है और वो भी आपकी और हमारी तरह से सांस लेता है, चलता है, फिरता है, और जैसे हम हैं वैसे ही वो है। तो उसे कोई खास दर्जा नहीं जाना चाहिए। ही इज सिंपली अ मैन, नथिंग मोर। वो कोई भगवान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरी किताब लिखी रूसो ने, जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने अपनी किताब में लिखा कि सरकार जो ये दावा करती है, राजा जो ये दावा करता है कि वो भगवान का प्रतिनिधि है, और चर्च जो उसको वेरीफाई करता है कि यस, ये दोनों ही चीजें गलत है। सरकार और जनता, राजा और सरकार के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता है, जिसमें जनता राजा को यह अधिकार देती है कि वो उनकी रक्षा और सेवा करे। तो ये एक समझौते से ऊपर कुछ नहीं है। तीसरी किताब लिखी मॉन्टेस्क्यू ने, जिसमें उन्होंने दिया सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के 3 अंग हैं और उन तीनों को अलग अलग अपने हिस्सों में रहते हुए समाज की सेवा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, एक तरफ राजा और चर्च का कहना है कि वो प्रतिनिधि हैं भगवान के, और भगवान के नाम से वो शोषण करते हैं लोगों का। दूसरी तरफ ये फिलोसफर्स
अपनी किताबों में इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो एक समझौते के तहत राजा बनाया गया है, सरकार बनाई गई है और उसका काम जनता की सेवा करना है और वो जनता की सेवा के ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकारों में काम किस किस तरीके से बढ़ता है। जब ये बुक्स, जब ये लिटरेचर, जब ये फिलोसफर्स की थ्योरीज फ्रांस में सर्कुलेट हुई, तो मान लीजिए कि अगर सिर्फ पुअर और अनएजुकेटेड क्लास होती तो शायद इसको ना समझ पाती, लेकिन मिडिल क्लास जो कि पढ़ी लिखी थी, उसने इस चीज को पढ़ा और समझा, और समझने के बाद हाई क्लास का अपोज करना शुरू, और उनको साथ मिला पुअर क्लास का, यानी कि लो क्लास। अब इधर दो क्लासेस ज्वाइंट हो गई, मिडिल क्लास और पुअर क्लास एक साथ, एक तरफ हो गया आपका नोबिलिटी और क्लैरिटी जो कि हाई क्लास थे। अब ये विरोध शुरू हुआ। फिलोसफर्स के ये बुक्स, उनके ये न्यूज़पेपर में प्रिंट होने वाले आर्टिकल्स आम जनता तक पहुंच रहे थे, और मिडिल और लोअर क्लास के लोग उसको पढ़ के उसको समझ रहे थे कि वो किस बुरे सिस्टम में फंसे हुए हैं, और वो उसका पूरी तरह से विरोध भी कर रहे थे। इस बीच लुईस 16 ने गलती की। एक और लोग जहां जैसे मौका लगता था वो फिलोसफर्स को पढ़ते थे और समझने की कोशिश करते थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी ये क्या है। एक तरफ राजा के भगवान का प्रतिनिधि बनने का दावा और दूसरी तरफ आजादी का नारा, एकता का नारा। लोगों को इजीली समझ में आ रहा था कि शोषण कौन कर रहा है। वो जो पढ़ना लिखना जानते थे वो खुद पढ़ लिया करते थे, लेकिन जिनको पढ़ना नहीं आता था वो लोग इकट्ठे हो जाया करते थे और वो एक ग्रुप बना करके कोई एक पढ़ने वाला उसमें से पढ़ दिया करता था और ये सब समझ लिया करते थे। बहुत इंसिडेंट ऐसी दर्ज है हिस्ट्री के अंदर कि लोग कॉफी शॉप्स पर, चौपालों पर, गली मोहल्लों में इकट्ठे हो जाया करते थे और इन फिलोसफर्स की थ्योरीज को पढ़ते थे, समझते थे, सीखते थे और उसके बारे में डिस्कस करते थे। आम जनता को उतर चुका था ये फिलोसफर्स, और उन्होंने लोगों को समझाया कि राजा किस तरीके से, लुईस 16 किस तरीके से, फ्रेंच सरकार किस तरीके से लोगों पर अत्याचार करते हैं। अब क्रांति का संबंध फिलोसफर्स से क्या है, कैसे रास्ता मिला फिलोसफर्स के जरिए इस क्रांति को? तो दोस्तों, एक और जनता परेशान थी। मैंने कल आपसे बताया था सक्सेशन क्राइसिस की कंडीशन थी, जिसमें लोगों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के पैसे भी नहीं बचे थे। उनके पास वो दाने दाने को मोहताज हो चुके थे, खजाना खाली था। लुईस 16 ने चाहा कि वो लोगों पर टैक्स लगाए और जो पैसा उस टैक्स से हासिल हो उसका इस्तेमाल वो करे। जब लोगों को ये बात पता चली कि लुईस 16 टैक्स लगाना चाहते हैं, तो ये दाल में तड़के का काम कर गई। एक और लोग उबल रहे थे अंदर अंदर फिलोसफर्स को पढ़ के इन अत्याचारी सरकारों के खिलाफ, अत्याचारी राजाओं के खिलाफ। दूसरी ओर उन पर थोप दिया गया ये टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों किस्म का टैक्स। इससे नाराज हो गए लोग, बहुत ज्यादा नाराज हो गए, इतना ज्यादा नाराज हुए कि इससे पहले कभी फ्रांस में ऐसी स्थिति नहीं बनी, और उन्होंने अपने ही राजा लुईस 16 के खिलाफ रिवोल्ट किया, जो हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ा रोल है मिडिल क्लास का। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। मिडिल क्लास वो क्लास थी जो एजुकेटेड थी, जिसके पास पैसा भी था, जिस क्लास ने फिलोसफर्स को पढ़ा और पढ़ने के बाद लो क्लास को, लो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को समझाया, उनको अपने साथ लिया और फिर मौका देख करके राजा के खिलाफ रिवोल्ट किया और राजा को गद्दी से उतार दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। गुड बाय।